हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बीएमबीआर। तो बीएमबीआर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम चैप्टर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल के ड्राइवर के लाइसेंसिंग से रिलेटेड, उसके ड्यूटीज से रिलेटेड, उसके फंक्शन से रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। तो हम वन बाई वन करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू, जो कि पर्टिकुलर इस लेक्चर पे बेस्ड होंगे। तो आप लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ट्राई करिएगा कि आप उनका आंसर कर पाओ करेक्टली, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। लास्ट में उनका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मोनू एकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे मैं डेली एमसीक्यू भी डालता हूँ। आप मनु एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर पे हो तो आपको सर्च करना है @मानधाता07 और सेम आईडी आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे। आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली जुड़ सकते हैं। लेट स्टार्ट द लेक्चर। जो आज के लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है उसे हम कहते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये पोस्ट वेरी करती रहती है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि ये स्टेट का ज्यूरिडिक्शन है। तो अलग अलग पोस्ट से नाम से बुलाया जाता है। कभी कभी इसको ट्रांसपोर्ट का डायरेक्टर भी कहा जाता है, कभी कभी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। तो डिपेंड करते हैं स्टेट पे, अलग अलग जगह इस पोस्ट की अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है टेस्टिंग ऑफिसर, एज सच इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग ऑफिसर कौन होता है? जब कभी भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, या फिर आप इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करते हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के, तो उस टाइम पे जो आपको टेस्ट लेता है उसे हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफिसर। तो किसके पास ये जुरिडिक्शन होता है, कौन टेस्ट ले सकता है? तो वो मोटर व्हीकल का इंस्पेक्टर ले सकता है, या फिर पुलिस में बात करें तो पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक का आदमी ले सकता है, इससे कम वाला नहीं ले सकता है। ये मेजर भी ले सकते हैं। ये आपने पढ़े होंगे मोटर व्हीकल एक्ट, अगर आपने कंप्लीट कर लिया, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की व्हीकल्स होती हैं उनको जो चलाते हैं, या फिर आर्म फोर्सेस की जो व्हीकल होती हैं, इनको बेसिकली लाइसेंस के लिए हमारे आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। तो उनके यहाँ नॉमिनेटेड होता है मेजर लेवल का आदमी, जो कि उनका लाइसेंसिंग ऑफिसर भी होता है, वही लाइसेंस उनको इशू करता है। तो यहाँ पे उनकी बात की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लर्निंग लाइसेंस भी हो सकता है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 8 में मेंशन है, सब सेक्शन 5 में। उसी तरीके से सब सेक्शन 3 है मोटर व्हीकल ऑफ सेक्शन 9 के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट ये लोग कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं टेस्टिंग ऑफिसर। नेक्स्ट जो आपका सब सेक्शन है, जितने भी एप्लीकेशन चाहे लर्निंग लाइसेंस के लिए हों या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हों, वो कौन से फॉर्म पे किए जाएंगे? पीसीएटी। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इनको यहाँ पे हम फॉर्म्स को डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलरेडी फॉर्म से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो लेक्चर हालांकि जीपीएससी के रिलेटेड है, बट जो फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। किसी भी स्टेट में जाओगे वो सिमिलर फॉर्म होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिजाइन करती है बेसिकली। तो वो फॉर्म का जो फुल फॉर्म है, किस लिए यूज करते हैं, कैसे आप उसको याद रख सकते हो, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी उस लेक्चर में डिस्कस किया। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लेक्चर डाल दूंगा, आप देख सकते हो, और आपके जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ऐड कर दूंगा फॉर्म से रिलेटेड जो लेक्चर है, तो आप वहां से देख पाओगे। नेक्स्ट जो इसका सब सेक्शन है, जो भी टेस्ट होगा आपका, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस का हो या फिर लाइसेंस का हो, वो टेस्ट जो भी टेस्टिंग ऑफिसर है, जहां पे भी आपको बुलाएगा, जिस प्लेस पे बुलाएगा, जिस टाइम पे बुलाएगा, उस टाइम पे आपको वहां पे जाके टेस्ट परफॉर्म करना होगा। मतलब एज सच ये सब एक नॉर्मल प्रोसीजर मेंशन किया गया है कि किस तरीके से आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। तो एज सच इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इस प्रोसीजर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो पब्लिक ग्रीवेंसेज को सुनती है। अगर आपको कोई ग्रीवेंस है, जैसे कि आपकी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आप सिविल कोर्ट में जाते हो सिविल रिलेटेड मैटर से। उसी तरीके से आपका मोटर व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंसेज है, तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हो। वो ग्रीवेंसेज कैसा भी हो सकता है। सपोज करिए आपने लाइसेंस के लिए किसी जगह अप्लाई किया, आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया, आपको लगता है आप एलिजिबल हो, फिर भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल किया जा रहा है, आपका एप्लीकेशन किसी ने रिवोक कर दिया, किसी ने सस्पेंड कर दिया, कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं आपकी परमिट से रिलेटेड, तो आप अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो। अपीलेट अथॉरिटी उसके बारे में सुनेगी, क्वेरीज करेगी, और जो भी उनका डायरेक्शंस होंगे वो पास करेंगे। यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी जो आपकी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन बी अपीलेट अथॉरिटी। बिहार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है। वैसा नहीं कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपीलेट अथॉरिटी है तो बाकी सारे स्टेट में भी हो सकते हैं। हर स्टेट में ये पोस्ट अलग अलग होती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है,
फी पेबल अंडर चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 जो है जिसमें लाइसेंस की बात की गई है, लाइसेंस है आपका लर्निंग लाइसेंस है, इंडोर्समेंट है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस का, इन सभी की फीस अलग अलग मेंशन्ड है। जो आपका एड्रेस ट्रांसफर की फी है या फिर रिन्यूएबल की फी है, ये सारी फी मेंशन है, बट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और फी आपको याद भी नहीं रखनी है, इसके बारे में एफर्ट भी नहीं लगाना है, क्योंकि फी वेरी करती रहती है, तो आप इसको याद करके अपना टाइम वेस्ट ना करो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, मुझे ऐसा लगता है आपके एक्ट में ऐसा मेंशन है, यहाँ पे चैप्टर 1 मेंशन है, यहाँ पे चैप्टर 2 होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 1 में कोई ऐसी फी है नहीं, हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 में बेसिकली जो भी फी है उसे एग्जम्प्ट किया जा सकता है बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी एग्जम्प्ट कर सकती है, किसी पर्सन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पार्शली या फिर फुल्ली, उनको कोई फी नहीं देना पड़ेगा, लाइसेंस का या रिन्यूएबल का या इंडोर्समेंट का, किसी भी तरीके का कोई फी उनको पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है कि किनको सरकार एग्जम्प्ट कर सकती है। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है उसको कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन, आर्म फोर्सेज के जो ऑफिसर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली, जो डिप्लोमेटिक चैनल के होते हैं बेसिकली, जो फॉरेन सर्विसेज में होते हैं उनसे रिलेटेड, तो इन सभी लोगों को एग्जम्प्ट किया जा सकता है टू पे द ड्राइविंग फी या रिन्यूएबल फी या लाइसेंस फी, इस तरीके की फी से इनको एग्जम्प्ट किया जा सकता है, इनको पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पहले इस सेक्शन को आप समझ लो कि ये क्या कहता है, किसके बारे में बात करता है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक ज्यूरिडिक्शन है, एक अथॉरिटी है, उसको किसी भी चीज को कम्युनिकेट करना है दूसरे अथॉरिटी से, तो वो कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल बी कम्युनिकेटेड विद द अदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी बाय द फॉर्म ऑफ आईडी.com। ठीक है, ये एक फॉर्म होता है जिससे वो कम्युनिकेट करेंगे। तो फॉर्म का जो लेक्चर मैं ऑलरेडी आपके पास शेयर कर दूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका जो फॉर्म रिलेटेड मैटर है। तो जो भी अथॉरिटी है, कोई भी, जैसे आप सोच रहे हो किस मैटर पे वो करेंगे, जैसे सपोज करिए कि आपका एड्रेस चेंज करना है लाइसेंस पे, और आपने कहीं किसी स्टेट, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस एड्रेस मेंशन है आपके लाइसेंस पे, आप चाहते हो वो चेंज हो जाए, और आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो एप्लीकेशन कर रहे हो, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपने किया है, ओरिजिनल जो अथॉरिटी है वो आपकी अलग है, तो ये अथॉरिटी इसको इन्फॉर्म करेगी कि इस पर्टिकुलर लाइसेंस का हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से रिन्यूएबल का भी होता है। बट अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 को देखें तो 2019 में ऐसा कर दिया गया है कि आप पूरे स्टेट में कहीं से भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले क्या होता था कि जहाँ पे आपका ऑफिस है या घर है, जहाँ का आपका पास परमानेंट एड्रेस है, आप वहीं से अप्लाई कर सकते हो, उसके जुरिडिक्शन में जो आरटीओ ऑफिस आती है, बट आप पूरे स्टेट में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब ये ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा नहीं, बट स्टिल जो पुराने लाइसेंस इशू किए गए हैं वहाँ पे ये जो आपका रूल है वो रिलेवेंट है। इसमें जो सब सेक्शन ये है, द एडिशन ऑफ अदर क्लास डिस्क्रिप्शन ऑफ मोटर व्हीकल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करिए आप एलएमबी व्हीकल चलाते हो, आपके पास एलएमबी का लाइसेंस है, और आपने किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कहा कि मुझे ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलानी है, तो आपके लाइसेंस में एडिशन करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, मतलब इंडोर्समेंट बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो इंडोर्समेंट कर रहा है वो कोई दूसरी अथॉरिटी है जो कि डिफरेंट है आपकी, जिसने एलएमबी इशू किया था, तो ये क्या करेगा, आपका इंडोर्समेंट करेगा, इसके बाद इसको इन्फॉर्म करेगा। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वहां पे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं वन बाय वन, चाहे वो रिन्यूएबल से रिलेटेड चीजें हो, किसी का रिवोकेशन हो गया, मान लीजिए कोई अथॉरिटी किसी का लाइसेंस रिवोक कर दी, तो जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी जिसने वो लाइसेंस इशू किया था उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये लाइसेंस पर्टिकुलरली रिवोक कर दिया गया है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे चीजें मेंशन है वन बाय वन करके, फोटोग्राफ किसी ने चेंज किया है, किसी ने एड्रेस चेंज किया है, मैंने आपको शुरू में एग्जांपल भी दिया था, किसी ने कोई एथोराइजेशन दिया है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का बेसिकली। अब ये एथोराइजेशन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको अलग अलग क्राइटेरिया है, आपको बाइक चलाना है उसके लिए अलग लाइसेंस चाहिए, गियरलेस बाइक चलाना है उसके लिए अलग लाइसेंस चाहिए, एलएमबी चलाना है अलग चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है उसके लिए अलग चाहिए। तो अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे अपग्रेड करना चाहते हो, उसके लिए अलग क्राइटेरिया होती है, एज अलग होती है, आपको 21 ईयर होना चाहिए। पहले इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, अभी उसको हटा दिया गया है। आपके पास किसी स्कूल का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, लर्निंग सर्टिफिकेट की आपने वहां से सीखा है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली, किसी भी लाइसेंस को अपग्रेड करना या उसमें कुछ चेंजेस करना, किसी और व्हीकल के इंडोर्स करना, उसे हम कहते हैं बेसिकली इंडोर्समेंट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट 9, पावर टू मेक
इंक्वायरीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, डेफिनेटली आप अप्लाई करोगे तो जो अथॉरिटी होगी उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कोई क्वेरीज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ भी इस तरीके की, तो दे हैव अ पावर टू क्वेरी, तो वो आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन रिकॉग्नाइज फॉर इशू ऑफ द ड्राइविंग सर्टिफिकेट। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग सर्टिफिकेट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना। तो ड्राइविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए बेसिकली, कि आपको ये चलाने आता है। स्कूल का, ड्राइविंग स्कूल का फॉर्म होना चाहिए, जो फॉर्म 5 होता है जिसको फिल किया जाता है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी भी लाइसेंस के लिए कि आपने प्रॉपरली सीखा है गाड़ी, आपके पास ये फॉर्म है, तो आपको तभी वो मिलता है। तो कुछ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है जिनको एथोराइज किया गया है कि वो ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। वैसे हर स्टेट के लिए यही चारों पांच होते हैं, गुजरात के लिए भी देखोगे तो ये होगा, महाराष्ट्र के लिए भी देखोगे तो यही होगा। तो यहाँ पे जो भी एसोसिएशन है ऑटोमोबाइल्स के, उन सभी को एथोराइज किया गया है कि आप ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। उस ड्राइविंग सर्टिफिकेट में जिस भी कैटेगरी का आप ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू करोगे उस कैटेगरी का लाइसेंस उस आदमी को मिल सकता है। तो यहाँ पे है वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। आगे मैं क्वेश्चन डाला हूँ तो यहाँ पे इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को मैंने लिख दिया है IAA, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। यहाँ पे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ साउथर्न ईस्टर्न, आप देख रहे हो इंडिया के साउथ ईस्ट वेस्ट उत्तर प्रदेश सभी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो सभी ये एसोसिएशन है जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, द सील ऑन द फोटोग्राफ। ये पहले आपने देखा होगा, अभी डिजिटल सीलिंग आती है, डिजिटल फॉर्म्स आते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो सील, चूंकि ये 1992 में बना है, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज की गई हैं, बहुत सारी लैंग्वेज चेंज हो गई, बट स्टिल हम वही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि चेंजेस करके सरकार अपलोड करती नहीं है और आपको एग्जाम में मेंशन कर दिया गया है कि आपको 1992 पढ़ना है। लैंग्वेज भी बहुत सारी चेंज नहीं, अगर मुझे याद आएगा तो मैं आगे दिखा दूंगा कहीं पे आपको। बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एजुकेशन चेंज हो चुकी है, आप पूरी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, एड्रेस चेंज करने का झंझट हटा दिया गया, ये सारी चीजें हैं। तो आप देखे होंगे बेसिकली वही चीज मेंशन है कि जहाँ पे फोटो लगता है, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी वहाँ पे सील यूज करेंगे, वो आधा फोटो पे सील होनी चाहिए और आधा उसके साइड में होनी चाहिए, तो ये एक तरीका बताया गया बेसिकली। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, रिप्लेसमेंट ऑफ द फोटोग्राफ्स। आपके फोटोग्राफ्स की रिप्लेसमेंट कब हो सकता है, तो जब कभी भी आपका फोटोग्राफ, जो बेसिकली चैप्टर 2 के हिसाब से जो लाइसेंस इशू किया गया है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो जो भी आपने फोटोग्राफ अफिक्स किए हैं, अगर वो लगता है कि क्लियर नहीं है, फिर आप बहुत पहले का फोटो है, आप थोड़े एजेड हो गए, पहचान में नहीं आ रहा है, इन शॉर्ट कोई पहचान नहीं पा रहा है, तो इस टाइप का है, तो आपको फोटोग्राफ सरेंडर करना है। दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद कर लो, या तो कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपका चेक करते टाइम पकड़ी और आप पहचान में नहीं आ रहा, तो उस समय आपका ये सीज कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप 2 फोटोग्राफ सबमिट करना, क्लियर कॉपी, उसके बाद वो फोटोग्राफ चेंज करके आपको अकॉर्डिंगली दे दिया जाएगा। ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको कहती है कि आप फोटोग्राफ्स अपना चेंज करो, बट आप फोटोग्राफ सबमिट नहीं करते हो, तो आपके लाइसेंस को सीज भी किया जा सकता है जब तक, उस पीरियड तक जब तक उसका वैलिड है। तो फिर आप रीइशू कराने तो जाओगे डेफिनेटली, तो उस समय नया फोटो लग जाएगा। तो सीज करने की अथॉरिटी है अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा, आपके फोटोग्राफ को चेंज करके वापस आपका वो लाइसेंस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, एक प्रोसेसर है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, फी से रिलेटेड, तो मैंने पहले भी कहा कि फी अभी जो मेंशन है वो तो है नहीं, वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। तो फी भी आपको पे करना होता है, जो भी फी हमारे रूल 6 में मेंशन है। बेसिकली रूल जो 6 है वो फी की बात करता है, तो फी के पावर की बात करता है कि गवर्नमेंट इस पे फी लगा सकती है। तो फी भले वहां पे 10 रुपीज 20 रुपीज मेंशन है, बट वो अब चेंज हो चुकी है, तो जो भी गवर्नमेंट की फी है वो आपको पे करनी होगी अकॉर्डिंग टू द रूल 6 मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इशू ऑफ द डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। आपको ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू किया जाएगा, तो जब कभी भी आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को लॉस्ट कर दिया, आपका डिस्ट्रॉय होगा, टर्न आउट हो गया, मतलब कहीं फट फूट गया, पहचान में नहीं आ रहा है, या फिर उसका जो नंबर्स हैं वो सब घिस गए, दिख नहीं रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। फॉर्म LLD डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपके इस फॉर्म को कंसिडर करेंगे और वो चाहे तो क्वेरीज भी कर सकते हैं कि आप सच में खो दिए हो, या फिर आप कहीं पे, ये भी तो होता है ना कि आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस है उसको जब्त कर लिया गया है बाय द अथॉरिटी या बाय द कोर्ट, और फिर आप सोच रहे हो कि एक चलो डुप्लीकेट इशू करा के उस पर अपना काम चलाता हूँ, तो इस टाइप की क्वेरीज आपके ऊपर लगाई जा सकती है।
तो यहाँ पे वही चीजें मेंशन है कि क्वेरीज कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं आपका एप्लीकेशन सही है तो आपको डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा, और जो आपका डुप्लीकेट लाइसेंस है उस पर डुप्लीकेट लाइसेंस की सील स्टैम्प करके दी जाएगी। और जब कभी भी आपका ओरिजिनल लाइसेंस आपको मिल जाता है तो आप डुप्लीकेट लाइसेंस जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आप रिटर्न कर दोगे जिसने भी आपको लाइसेंस इशू किया था। नेक्स्ट जो इसका सब रूल 4 है, यहाँ पे भी अगेन वो चीजें मेंशन की गई हैं कि अगर किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या फिर कभी आपकी व्हीकल चेक की जा रही है तो अगर उसको लगता है कि आपका ये टर्न आउट हो गया है, डिफेक्ट हो गया है, तो उस टाइम पे आपका लाइसेंस को सीज कर दिया जाएगा और आपके लाइसेंस आपको डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा ये लाइसेंस सीज करके। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है चेंज ऑफ एड्रेस, जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑलरेडी ये इनरिलेवेंट हो गया है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2019 के बाद ये पूरा जो रूल है इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि इस रूल की जरूरत नहीं है, अब चेंज नहीं करना पड़ेगा। स्टिल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आप पूरे स्टेट में आप कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल। पहले क्या होता था कि जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है आपको वहीं से करना पड़ता था। स्टिल अगर आप कहीं से इशू करवाए हो, आप कहीं और मूव कर गए हो, तो आप फिर भी अपना एड्रेस चेंज कराना चाहते हो तो करा सकते हो। एड्रेस चेंज करने के लिए आपको विद इन 30 डेज, जब आपने मूव किया विद इन 30 डेज जो आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करना होता है। जो सब सेक्शन 2 है, जो सब रूल 2 है, जब भी आपका फॉर्म रिसीव किया जाएगा तो जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास आपने फॉर्म ये दिए हैं अपना एड्रेस चेंज करने के लिए, अगर आपको वो ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है जिसके आपने फॉर्म इशू किए थे, तो जो भी ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, ये जिसके पास आपने एप्लीकेशन दिया, ये अथॉरिटी आपके ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी। मतलब इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होता है, बेसिकली बताना पड़ता है कि इन फर्दर कोई क्वेरीज होती है तो आदमी परेशान हो, आपका एड्रेस चेंज कर गया हो, उसको बताना। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपको जनरल या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरल ड्यूटी फंक्शन ऑफ कंडक्ट ऑफ द ड्राइवर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सी व्हीकल होती हैं? वो सारी व्हीकल जो रेंट पे यूज की जाती हैं। अब रेंट पे भी कौन कौन सी व्हीकल यूज की जाती हैं, सबके अलग अलग क्राइटेरिया, बट इन शॉर्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो सारी व्हीकल होती हैं जिनको आप रेंट पे यूज करते हो। तो जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या पब्लिक सर्विस व्हीकल है उसके ड्राइवर की क्या ड्यूटीज हैं, क्या फंक्शन है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेल नॉट अलाउ एनी पर्सन एनिमल, या किसी को भी ऐसे जगह पे वो बैठने नहीं देगा जिसके वजह से व्हीकल पे उसका कंट्रोल हट जाए, उसकी जो क्लियर विजन है उसको इफेक्ट करे, ताकि व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए। तो ड्राइवर होते हैं ना, बहुत बार अपने सीट के बगल में बिठा लेंगे, सामान रख देंगे, तो ये सारी चीजें अलाउ नहीं है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो सबकी जिंदगी के साथ आप खेल नहीं कर सकते। वैसे ये क्या खेल करेंगे, बाकी रोड की कंडीशन तो आपको पता है यूपी बिहार की। जो सब रूल 2 है ये कहता है कि जो ड्राइवर है वो नोइंगली ऐसी व्हीकल को ड्राइव नहीं करेगा जहां पे सफिशिएंट पेट्रोल नहीं हो। अब देखो ये तो आपका रूल है, आपके पास राइट हो गया कि अगर कोई ड्राइवर ऐसे ड्राइव करता है, आपको कहीं जंगल में ले जाकर फंसा देता है और ये बोलता है कि अब उसके पास पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है चलने के लिए, तो आप सोचोगे कि जो रूल बीएमबीआर का जो रूल 15 है उसके सब रूल बी के हिसाब से मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा और बोलूंगा कि तुम मुझे हरजाना दो। देखो रूल हमारे पास हैं, बट वो ऐसे रूल्स की लैंग्वेज ऐसी है कि आप किसी को जिम्मेदार ठहराने में इसीलिए टाइम लगता है। आप इसको सिंपली समझो, यहाँ पे लिखा है सेल नॉट नोइंगली, मतलब जानबूझ के वो ऐसा नहीं करेगा। तो कोई जब ऐसा करेगा जानबूझ के, तो क्या वो कभी कहेगा कि उसने जानबूझ के ऐसा किया है? मान लो किसी को बस पैसेंजर को लुटवाना है किसी जंगल में ले जाके, ठीक है, तो वो एक सपोज करिए एक बहाना बनाया, तो क्या कभी वो कहेगा कि मुझे नहीं पता था कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा बीच रास्ते में? वो तो प्लान करके जाएगा और कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज जो आपका जस्टिस होती है उसको डिले करती है और इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, क्योंकि इस ऐसे लैंग्वेज में ये सारे जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो इसका सब सेक्शन सी है, सेल नॉट टॉलरेट टू द अनड्यूली डिले अपॉन द जर्नी, मतलब जो जर्नी है उसमें अनवांटेड डिले नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी हर जगह रोक रोक के डिले करे। मतलब यहाँ पे भी आप सोचोगे कि अगर किसी बस की ट्रेवल दिया गया है कि पटना से भागलपुर जाने में उसे 12 घंटे लगेंगे, तो अगर वो 20 घंटे में पहुंच जाता है तो क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी यहाँ पे भी मेंशन है भाई कि वो अनवांटेड नहीं करेगा। तो वो बोल देगा जरूरत थी इसलिए रुके थे, ये जरूरत थी वो, तो ये बहाने वाली सारी लैंग्वेज लिखी गई है रूल्स में, आप देख सकते हो।
नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो भी व्हीकल्स है उसको वो मेंटेन रखेगा, प्रॉपर कंडीशन में रखेगा, कुछ उसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ब्रेक फेल या कोई भी क्लच फेल या कोई भी मैकेनिकल ब्रेकडाउन उसमें नहीं होना चाहिए। उसको मेंटेन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ड्राइवर की होती है। और जो भी पैसेंजर्स हैं उनको वो थोड़ा सा मैनर से बिहेव करेगा, ऐसा नहीं चिल्लाएगा नहीं उनके ऊपर। आपने बहुत बार देखे होंगे जो गवर्नमेंट के बसेस के कंडक्टर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो चिल्ला देते हैं, तो दिस इज द योर राइट कि आपके ऊपर अगर चिल्लाता है तो आप केस करिए जाके, ठीक है। किस सेक्शन के अंदर में, सॉरी किस सेक्शन कह रहा हूँ, किस रूल के अंडर में, 15 सब रूल ई के हिसाब से आपके ऊपर वो चिल्ला नहीं सकता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे रीजनेबल प्रिकॉशन प्रिवेंशन, जो भी गुड्स और लगेज आपने उसको दिए हैं उसका ध्यान रखना कि वो वेस्ट ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, लॉस ना हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ड्राइवर की होती है। मतलब कि अगर आपकी सामान खो जाती है कौन से व्हीकल में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में या पब्लिक सर्विस जो व्हीकल्स हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की होती है। वो ऐसा लिख के नहीं जा सकते कि आप अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, ऐसा शायद कहीं पे आपने देखा हो, तो एक तरह का वो एक तरह से इलीगल है अकॉर्डिंग टू द रूल 15 सब रूल एफ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जी, जो सब रूल जी है, तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी हमारे एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सबको फॉलो करेगा। जो ड्राइवर है उसको फॉलो करना कंपलसरी है, ये बनाता है हमारा रूल जी, उसको कंपलसरी, मतलब जितने भी इसके पहले हमने पढ़े सारे ड्राइवर को फॉलो करना है। वो करता है नहीं करता है, लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लिखी गई है। जो हमारा नेक्स्ट रूल है 16, एडिशनल ड्यूटीज फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ द ड्राइवर इन द पब्लिक सर्विस व्हीकल। एडिशनल ड्यूटीज क्या होते हैं? जैसे कि सेल नॉट स्मोक वाइल ड्यूटी, जब वो ड्यूटी में हो तो स्मोक नहीं करेगा, ड्रिंक नहीं करेगा, कोई भी ऐसा लिखा चीज नहीं लेगा। आपको क्या लगता है ये कितने हद तक वैलिड है? जरूर लिखें, आपका अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। आपके पास हो सकता है बहुत खराब एक्सपीरियंस भी हो, किसी ने ड्रिंक करके कहीं पे एक्सीडेंट कर दिया हो। और ये स्मोक करने वाली चीजें तो आपने देखा होगा कैजुअली नियर अबाउट सारे डॉक्टर करते हैं, अरे सॉरी सारे ड्राइवर करते हैं। नेक्स्ट जो सब रूल बी है, इसका ड्रेस होना चाहिए। आपने देखे होंगे जो सर्विस व्हीकल होती हैं उनके पास एक ड्रेस होता है, तो ड्रेस वो होना चाहिए, क्लीन ड्रेस वो पहना होना चाहिए स्पेसिफिक मैनर में, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट किसी किसी को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है बाय द स्पेशल और जनरल ऑर्डर की ये पर्टिकुलर व्हीकल, इस व्हीकल के लोगों को ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखे होंगे ऑटो वाले पहने रहते हैं, बस वाले भी पहने रहते हैं, तो ये पहनना उनके लिए कंपलसरी है, उनके ऊपर बैचेज लगाना भी कंपलसरी है, बट रूल्स है कितने लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका बस जो है, जो व्हीकल है वो क्लीन और सैनिटरी कंडीशन में होनी चाहिए। अब आपको सैनिटाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, तो व्हीकल क्लीन होनी चाहिए और सैनिटरी कंडीशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सब रूल डी है, सपोज करिए जिस व्हीकल से आप जा रहे हो उस व्हीकल में ब्रेक डाउन हो गया, अब वो आगे जा नहीं सकती, ऐसी कंडीशन में है, तो जो भी आपका ड्राइवर हो उसको विद इन 1 आवर अल्टरनेटिव व्हीकल अरेंज करना पड़ेगा, सिमिलर टाइप की व्हीकल। जैसे बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैं बस से ट्रेवल कर रहा था, एसी बस थी, बाद में उसमें ब्रेक डाउन हो गया और वो आपको नॉन एसी बस दे दी। तो नॉन एसी बस देना उनके अथॉरिटी में नहीं है। आपने ट्रेन में देखे होंगे कई बार ऐसा कि आप स्लीपर का टिकट लिए, वो अपग्रेड होकर एसी बन गया, तो आपको अपर क्लास की चीजें दी जा सकती हैं बट उससे कम की नहीं दी जा सकती हैं। तो पब्लिक सर्विस जो व्हीकल्स होती हैं इसमें अपर क्लास का डिमांड आप कर सकते हो, लोअर क्लास देना उनको अलाउ है नहीं। अगर उनकी व्हीकल फेल होती हैं, आपको डेस्टिनेशन पे ले जाने के लायक नहीं है, तो फिर भी एक और रूल है कि अगर आपको नहीं जाना है, आपको अल्टरनेटिव व्हीकल से नहीं जाना है, तो आप अपना रिफंड डिमांड कर सकते हो और आपको पूरा रिफंड किया जाएगा बिना पैसे आपके कट किए हुए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सी दैट नो पैसेंजर स्मोक इन द व्हीकल। ये भी ध्यान रखना है कि कोई और पैसेंजर व्हीकल के अंदर स्मोक ना कर रहा हो, या फिर जहाँ पे व्हीकल फिल की जाती हो, या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे बर्निंग वायर हो सकता है, वहां पे ध्यान रखना है कि कोई स्मोक ना करे व्हीकल के आसपास। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और जो पैसेंजर है उसका कुछ भी छूट गया, आपको चेक करना है बस पहुंचने के बाद, यू हैव टू चेक द बस। तो जो भी कुछ छूटा है उसको आपको अपने कस्टडी में लेना है, और जो पुलिस ऑफिसर है, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर जिसके जुरिडिक्शन में वो आता है, वहां पे आपको उसको सबमिट करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऐसे किसी जगह पे किसी को अलाउ नहीं करना है बैठने लॉन्ग पीरियड के लिए जहाँ पे कंडक्टर ड्राइवर से कम्युनिकेट करता है। बहुत बार देखा होगा आपने, कुछ बेल्स लगे होते हैं, कुछ सिग्नल्स लगे होते हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो वहां पे किसी को बहुत देर तक बैठने नहीं देना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, टेम्पररी एथराइजेशन इन लीव ऑफ द लाइसेंस। आपके पास टेम्पररी एथराइजेशन भी होता है लाइसेंस का। ये क्या होता है एग्जैक्टली?
सपोज करिए आपके पास लाइसेंस है और आपने अपने लाइसेंस के लिए रिन्यूएबल के लिए दे दिया, रिन्यू के लिए दे दिया, तो तुरंत तो आपका लाइसेंस रिन्यू होकर मिलेगा नहीं, इसमें थोड़ा सा डिले होगा। सपोज करिए आप के वजह आपने कुछ गलती कर दी है और आपके लाइसेंस को जब्त कर लिया गया है, सीज कर दिया गया है किसी अथॉरिटी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, तो उस टाइम पे आपको टेम्पररी एथराइजेशन दिया जाएगा कि जब तक इसमें जजमेंट नहीं आता है, जब तक आपका लाइसेंस सीज है या जब तक आपका लाइसेंस रिन्यू हो रहा है, उस टाइम तक आप टेम्पररी एथराइजेशन से सेम कैटेगरी की व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं। इसको टाइम अगर ज़्यादा लग रही है तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और जो टेम्पररी एथराइजेशन है वो फॉर्म एल टेम्पररी, मतलब लाइसेंस ऑन टेम्पररी, इस तरीके से इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा पहले भी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो ये फॉर्म पे इश्यू किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज अंटिल द लाइसेंस हैज बीन रिटर्न, जब तक होल्डर को लाइसेंस रिटर्न नहीं किया जा सकता है तब तक ये टेम्पररी लाइसेंस के थ्रू आप व्हीकल को ड्राइव कर सकते हो। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर टाइम लगे तो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। नो फी शैल बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच टेम्पररी लाइसेंस। अब ऐसा नहीं कि आपने रिन्यू के लिए लाइसेंस दिया तो उसकी तो फी ऑलरेडी आपने दी होगी, तो ऐसा नहीं कि आपको टेम्पररी लाइसेंस दिया जा रहा है तो उसकी भी सेपरेट फी आपको देनी है, उसकी कोई फी आपको पे नहीं करनी होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ग्रांट ऑफ एथोराइजेशन टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, सपोज LMV है, लाइट व्हीकल के आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना चाहते हो तो उस समय आपको एथोराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो एथोराइजेशन किया जाता है और अथॉरिटी के पास आपको एप्लीकेशन देना होगा, और उस एप्लीकेशन के बाद आपके पास वो क्राइटेरिया होनी चाहिए जो कि एक व्हीकल के लिए फुलफिल होती हो, जिस व्हीकल के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है तो आपको एथोराइजेशन मिल जाएगा। जब तक आपको एथोराइजेशन नहीं मिलता है तब तक आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल या जो भी व्हीकल का आपका एथोराइजेशन नहीं हो व्हीकल नहीं चला सकते। किसी भी आदमी के पास एक से ज्यादा व्हीकल का, सिमिलर कैटेगरी के व्हीकल का चलाने का एथोराइजेशन नहीं होगा। No authorization to drive a transport vehicle shall grant unless the applicant satisfy the licensing authority। जब तक आप उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करते, दैट टर्म्स एंड कंडीशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आप फुलफिल करते हो। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि इसमें दोनों का जुरिडिक्शन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, कुछ रूल्स स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। आपके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए एक्ट एंड रूल की, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका फंक्शन क्या है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन द सेंस आप ये मत सोचना कि जो लगेज वाली व्हीकल्स होती हैं केवल उन्हीं उनको भी कहते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बट जो भी भाड़े पे व्हीकल यूज की जाती है उन सबको हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। ही पॉजेस गुड मोरल कैरेक्टर, आपके पास गुड मोरल कैरेक्टर भी होना चाहिए। आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा इसको रिमूव कर दिया गया है तो आप इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 है उसमें एजुकेशन को रिमूव कर दिया गया। गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज दिया कि इस एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हमारे पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर्स की कमी है, तो हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद उनको वो उस कैटेगरी की व्हीकल दे देंगे। अब देखिए एजुकेशन को कंपलसरी क्यों किया गया था ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। बहुत सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऐसी होती हैं जिसमें हजार्ड टाइप के गुड कैरी किए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं। अगर आप आगे आएगा आप पढ़ोगे तो बहुत सारे यूएन के डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उनके केमिकल नेम होते हैं, उनके जो प्रिकॉशंस होते हैं वो मेंशन होते हैं। तो अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो ये कैसे पढ़ेगा। मान लीजिए कोई हजार्ड्स वाली व्हीकल लेके जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि आपको क्या क्या करनी है। बहुत सारे जगह मान लीजिए कोई ऐसा पॉइजनिक चीज है तो उसमें उसका एंटीडोट भी होता है, कैसे उसको अप्लाई करना होता है, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। हालांकि गवर्नमेंट का एक्सक्यूज है कि ये सारी चीजें उनको सिखाई जाएंगी, तो अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो ये पढ़ नहीं पाएगा, तो ये जब पढ़ नहीं पाएगा तो वो अप्लाई उसको कैसे करेगा। इसलिए एजुकेशन को कंपलसरी किया गया था, बट सरकार ने कहा हमारे देश में ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की कमी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अब हटा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेशे में आए और उनको हम ट्रेनिंग देंगे और व्हीकल चलाने के लिए परमिशन देंगे। नेक्स्ट जो सब रूल 4 है, आपको जब भी लगता है कि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हो, आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करते हो, तो आप अथॉरिटी के पास अप्लाई कर सकते हो ऑन द फॉर्म TVA। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपको एथोराइजेशन चाहिए, TVA मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल एथोराइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। आपके पास मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, पुलिस जो इशू करती है बेसिकली आपके लोकल पुलिस स्टेशन का। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि इसको हटा दिया गया है तो अब इसकी जरूरत नहीं है। इसके जगह पे आपको जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट आते हैं बेसिक पर्टिकुलरली जिस कैटेगरी की व्हीकल आप ड्राइव करते हो, बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोल रखे हैं जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट आपको देते हैं, तो वह ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके जगह पे।
नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जैसे ये आपका सब रिसीव कर दिया जाएगा, यू हैव टू फुलफिल ऑल द कंडीशन, तो आपको एथोराइजेशन दे दिया जाएगा कि आप ड्राइव कर सकते हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, बैचेस ऑन द ड्राइवर ऑन द पब्लिक सर्विस व्हीकल। आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर होता है वो वर्दी तो पहनता है, वर्दी के साथ साथ उसका जो लेफ्ट चेस्ट होता है वहाँ पे बैचेज लगे होते हैं, तो वो बैचेज लगे होने चाहिए जहाँ पे उसका नाम मेंशन होता है। बेसिकली ये चीजें भी ऑलरेडी क्या क्या उस पर मेंशन करना है ये आपके शेड्यूल में मेंशन है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें मेंशन है। बेसिकली नाम और किस कंपनी का है, ये सारी चीजें मेंशन होती है उसमें। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, कोई भी जो ड्राइवर है, जो पब्लिक सर्विस व्हीकल का ड्राइवर है, अगर आप सस्पेंडेड हो, आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो आप फिर अलाउ नहीं होते हो कि आप अपने चेस्ट पे बैच लगाओ, क्योंकि आपके लाइसेंस रिवोक कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका मैनर ऑफ अपील, जैसे हमने पढ़ा था अपीलेट अथॉरिटी, कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंसेज हो, तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। तो कैसे जाओगे आपको, तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपका ये चीज नहीं हुआ है। जैसे कि कुछ भी वैलिड प्रूफ तो रहेगा, आपकी जो लाइसेंस है सपोज रिवोक कर दिया गया, तो आपको उसकी एक रिसिप्ट दी जाएगी, तो वो रिसिप्ट लेके आप जा सकते हो। और उसके साथ साथ आपको फी भी पे करनी होगी, फी पे करनी होगी, जो भी आपकी फी रूल 6 में मेंशन है। तो यहाँ पे मेंशन है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आया है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। उसके साथ जिस भी ज्यूरिडिक्शन के लिए आप जिस भी ऑर्डर के आप जा रहे हो अगेंस्ट में, उसकी कुछ फी मेंशन होगी कि आप लाइसेंस के लिए हो, परमिट के लिए हो, इंडोर्समेंट के लिए हो, लर्निंग लाइसेंस के लिए, सबकी फी मेंशन है ऑलरेडी, तो वो फी भी आपको पे करना होगा। कोई भी आदमी जो अपील करता है वो इंटाइटल्ड होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो सीख करता है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, तो वो उसको देना होगा। जैसे ऑर्डर की रिसिप्ट हुई, या फिर उनको क्या आपको लगता है कि उन्होंने आपके कौन से डॉक्यूमेंट को फॉल्स बताया, तो आपको वो सारी चीजें डिमांड कर सकते हो। जो भी फी होगी वो लेके आपको वो सारी अपील अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अपील एक बार लॉन्च कर दिए जो भी है, तो जो नोटिस भेजी जाएगी, जो भी इशूइंग अथॉरिटी होगी जिसके अगेंस्ट में आपने अपील लॉन्च किया है, उसके पास ये नोटिस भेजी जाएगी। इसके बाद इसकी क्वेरीज होंगी, डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, और जो भी सुटेबल जजमेंट होगा उसको पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है आपका 21, सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, अगर कोई आदमी सीख करता है उससे रिलेटेड कोई कॉपीज का, तो जो भी फी है उसको वो पे करेगा, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो भी लाइसेंस इशू करता है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको इशू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये सारे ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्जम्पशन ऑफ द ड्राइवर ऑफ रोड रोलर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। जो रोड रोलर होता है उसके ड्राइवर को एग्जेम्प्ट किया जाता है, जो भी प्रोविजंस मेंशन है हमारे चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 के जो प्रोविजंस होंगे वो रोड रोलर पे वैलिड नहीं होते हैं। रोड रोलर एक स्पेसिफिक कैटेगरी की व्हीकल्स होती है, उसको बहुत सारे एग्जम्पशन होते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें जो चीजें मेंशन है, जो रूल्स मेंशन है, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है रोड रोलर को। तो ध्यान रखना आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो हमारा रूल 3 है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या कहता है कि जितने भी स्टेट्स हैं पूरी इंडिया में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सभी लोग जितना भी लर्निंग लाइसेंस, जितना भी लाइसेंस, स्पेशल कैटेगरी लाइसेंस, जितना भी इशू करेंगे, सबका एक रजिस्टर्ड मेंटेन करेंगे। और ये रजिस्टर्ड मंथली रूप से मेंटेन किया जाएगा। मेंटेन करने के बाद ये जो भी स्टेट के कमिश्नर हैं उनको भेजा जाएगा, और जो स्टेट के कमिश्नर हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भेजेंगे। विद इन 10 डेज ये स्टेट कमिश्नर को भेज दिया जाएगा। जो भी सब एक पूरा मंथ पूरा हो गया, उसका जो भी लाइसेंस का रजिस्टर्ड है वो दूसरे मंथ में विद इन 10 डेज ये हमारे कमिश्नर को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट जो सब रूल 2 है, तो जो भी स्टेट के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके पास जो भी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को क्वार्टरली, मतलब 1 ईयर में 4 टाइम, क्वार्टरली आफ्टर 3 मंथ, वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट न्यू दिल्ली को भेजेंगे। आप सभी से यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस और ट्रांसपोर्ट है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब स्टिल हम तो वही पढ़ रहे हैं पुराना वाला नाम, क्योंकि ये सरकार अपडेट करती नहीं है, बट स्टिल इसका नाम चेंज हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका नाम एग्जैक्टली है क्या, जो ये मिनिस्ट्री है इसका नाम अब क्या है, पहले जो था मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट जो आपका सब रूल है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये टाइम टू टाइम डायरेक्शन दे सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि किस तरीके से ये सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। मतलब जो भी लाइसेंस रजिस्टर है उससे रिलेटेड डायरेक्शंस हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दे सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो भी हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, तो जो भी कंपाइल्ड रिपोर्ट उनको मिलती है फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उस पूरे कंपाइल्ड रिपोर्ट को क्वार्टर पूरा होने के बाद, ईयरली में क्वार्टरली पे करना होता है, तो क्वार्टर पूरा होने के 15 डेज के अंदर ये उनको भेजेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट है, आगे हमने डिस्कस किया।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। आपको मैंने ट्राई किया है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए जाएं। ये भी कुछ क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और अनफॉर्चुनेटली मैंने सारे क्वेश्चन को हाईलाइट किया हुआ है, गलती से मैं भूल गया क्वेश्चन को हाईलाइट हटाना। तो नेवरदलेस ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करना कि खुद से यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो औरों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।